आइए, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11 फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जो कि जेईई और नीट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाम है इस टॉपिक का बच्चों फ्रिक्शन। तो आइए समझते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रिक्शन, विच इज वेरी यूजफुल इन जेईई एंड नीट एंड ऑल्सो क्लास 11 फिजिक्स। बात करते हैं बच्चों, ये मैकेनिक्स यूनिट है, उससे निकल करके आता है। जब अपना मैकेनिक्स एक पोर्शन है, आप लोग जानते हैं पूरी यूनिट होती है एनडीए और नीट जेईई के अंदर मैकेनिक्स की। उस मैकेनिक्स में से एक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन फोर्स। आज ये बात करते हैं, यहाँ पे आज हम फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन से लेके न्यूमेरिकल तक का सफर आज हम तय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन। देखिए भैया, फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन देखो क्या है। फ्रिक्शन अ फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन। जो रिलेटिव मोशन को क्या करे, रेजिस्ट करे, वो एक फोर्स क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। या फिर जिसकी टेंडेंसी हो मोशन की, जरूरी नहीं है वहां पे रिलेटिव मोशन हो ही रहा हो। पहली बात तो देखो, केवल मोशन को अपोज करेगा, ये बात बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के साथ में एक वर्ड जुड़ना जरूरी है। मोशन का कौन सा टाइप? रिलेटिव मोशन। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, ठीक है, तो आप नीचे वाले ब्लॉक पे अगर फोर्स लगाओगे तो ऊपर वाले की टेंडेंसी किधर जाने की होगी? पीछे की ओर। ठीक है, मान लो जाए नहीं भी जाए, अगर नहीं जा रहा है तो उसके साथ चलता रहेगा। देखो समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है ए ब्लॉक, और उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक है बी। आप मुझे बताओ, जब भी आप ए ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे, जब भी आप ए ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे तो बी की जो टेंडेंसी होगी वो पीछे की ओर आने की होगी। बोलो, बी की जो टेंडेंसी होगी वो पीछे की ओर आने की होगी। तो ए और बी के सरफेस के बीच में, ए और बी की सरफेस के बीच में आप मुझे बताओ यहां से, क्या यहां से ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो सरफेस है उसके अंदर, उसके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक रिलेटिव मोशन हो रहा है, बिल्कुल एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो इस रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? वो अपोज करेगा। जो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या करेगा? यहां से इस बी की टेंडेंसी को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये इसके साथ इधर ही अगर चल रहा है तो किसकी वजह से चल रहा है स्टूडेंट्स? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चल रहा है। क्लियर है? तभी बोला जाता है रिलेटिव मोशन और यहां से टेंडेंसी ऑफ मोशन, दोनों वर्ड यूज में लिए जाते हैं। क्लियर है? टेंडेंसी हो तो भी फ्रिक्शन लग जाता है, और चल रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन लगता ही लगता है। लेकिन अगर टेंडेंसी भी बॉडी की हो रही है कि वो रिलेटिव मोशन करे, तो उस वक्त भी एक फ्रिक्शन काम करता है, उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। आगे की बात है सब, ठीक है। बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है, जो सरफेस, जैसे ए और बी की जो सरफेस थी वो कॉन्टैक्ट में थी, जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में रिलेटिव मोशन को, उनके बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोज करेगा। वही फोर्स सरफेसेस के बीच में जो लगता है वही कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? समझ में आ रही है आप लोगों को बात? देखो इसके अंदर बहुत इजी सा एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, और यहां से जो इन दोनों के जो बीच में जो सरफेस है उस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा? पीछे की ओर लगेगा। किधर की ओर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? पीछे की ओर, क्योंकि ये हमारा क्या है? पुशिंग फोर्स है, तो ये मोशन इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो फ्रिक्शन होगा इस ब्लॉक के ऊपर किधर लगेगा भैया? पीछे की ओर लगेगा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। कैसे हुई डायरेक्शन इंपॉर्टेंट? देखो, ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन और इंटेंडेड मोशन। मोशन हो तो भी ठीक है, नहीं हो, इंटेंडेड मोशन हो तो भी वो लग जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है ही बहुत सारे टाइप का, जिसमें मेन अपने को पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो जब मोशन होगा तो लगना ही लगना है, लेकिन स्टैटिक मोशन तब लगेगा जब टेंडेंसी हो मोशन की, इंटेंडेड मोशन हो। क्लियर है? अब बात करते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये जो प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्शन हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की।
भैया सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कैसे हुआ? ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऐसे हुआ यहां से कि अगर हम इस बात को समझना चाहें कि अगर मान लो यहां पे कि जो मोशन है वो अभी नहीं हुआ है, जो मोशन है वो अभी नहीं हुआ है, इसको हटा देते हैं यहां से, है ना, इसको हटा देते हैं, अभी मोशन यहां से नहीं हुआ है, मान लेते हैं कि भैया अभी मोशन तो शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, हम पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं, अभी मोशन शुरू नहीं हुआ है, तो ये किधर की ओर मूव करना चाहेगा? अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये आगे की ओर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स नो डाउट कहां लगेगा? पीछे की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितना ज्यादा आप इसको दबाएंगे उतना पीछे की ओर ये लगता जाएगा। क्लियर है? एक लिमिट तक लग सकता है, उसके बाद में फिर ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा। जैसे आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, ये नहीं हिला, ड्यू टू इनर्शिया, सब जानते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि भाई कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, कोई चीज चल रही है तो चलते रहना चाहती है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लेकिन हम तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि ये फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और कितना कर रहा है? जितना हम लगाना चाह रहे हैं उतना का उतना लग जा रहा है पीछे की ओर, क्योंकि इसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू है, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है। मान लेते हैं जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है भैया 8 न्यूटन, ठीक है, और आप इधर से लगा रहे हो 6 न्यूटन, तो ये वापस आपको कितना न्यूटन देगा? 8 न्यूटन तो लिमिटिंग है, लास्ट है, मैक्सिमम है, वो 6 ही न्यूटन आपको वापस देगा। आपने 6 न्यूटन लगाया, खिसका नहीं, तो पीछे की ओर ये फ्रिक्शन पीछे कितना लगाएगा? 6 न्यूटन ही लगाएगा। मैक्सिमम 8 न्यूटन अगर लग सकता है तो हर बार वो 8 न्यूटन नहीं लगाएगा, वो 1 न्यूटन से शुरू करके 8 न्यूटन तक लगाएगा। क्लियर? समझ में आई बात आप लोगों को? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैन एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड टू मैच द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स से मैच करने के लिए क्या करता है? सेल्फ एडजस्टिंग हो जाता है अप टू मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसी मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। आगे कैलकुलेट भी करेंगे कि भैया फॉर्मूला क्या है। अभी केवल कॉन्सेप्ट को समझते जाओ और धीरे धीरे एक बात को दिमाग में उतारते जाओ। जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं उन चीजों को दिमाग में उतारते जाओ, धीरे धीरे सारी चीजें बनेगी आपसे। ठीक है? इंडिपेंडेंस फ्रॉम एरिया, देखो सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है, वो जो एपरेंट सरफेस एरिया कांटेक्ट में है उसके जो ये रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस। सरफेसेस के बीच में अगर जो एरिया है वो अगर कांटेक्ट में ज्यादा है चाहे कांटेक्ट में कम है, वो बिल्कुल भी उस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। बात करते हैं भैया नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड में यहां से बोला जा रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। सही है? सबसे पहले क्या पढ़ा? फ्रिक्शन क्या था। अब उसके बाद में हम टाइप्स देख करके आए यहां से, तो हमें थोड़ा बहुत पता चला कि भैया अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो होगा। ठीक है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझते हैं। ठीक है? ये हमें समझ में आया यहां से कौन कौन सा जो स्टैटिक फ्रिक्शन था एक तो हमारे पास, एक कौन सा था? काइनेटिक फ्रिक्शन था। ठीक है? बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, देन हम बात करेंगे फिर काइनेटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चंस की और उनके टॉपिक्स की। तो बात करते हैं यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन की, क्योंकि वहां पे वर्ड आया था लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होने वाला है। ऐसा मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अप्लाई हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसकी टेंडेंसी मूव करने की हो, किसी ऑब्जेक्ट की अगर टेंडेंसी मूव करने की बन रही है तो उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, वही होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है? क्या क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर इट बिगिंस टू स्लाइड। जब वो फिसलना शुरू करे उससे जस्ट पहले तक जो मैक्सिमम फोर्स से वो अपोज कर सकता था उस टेंडेंसी ऑफ मोशन को, that is called a limiting friction. It represents the highest frictional resistance that must be overcome to start motion. It's directly proportional to the normal force. ये जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके नॉर्मल फोर्स पे, डायरेक्टली डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो यहां से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो आता है म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन। अब ये म्यू एस क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक? कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। कौन सा है? स्टैटिक वाला है। कौन सा स्टैटिक है? कौन सा वाला है? स्टैटिक वाला है। एन मतलब क्या है? आपका नॉर्मल फोर्स है। जो नॉर्मल फोर्स लगभग किसके इक्वल होगा? हमेशा
mg के इक्वल होगा। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा वो क्या होगा हमारा mg के इक्वल होगा। क्लियर, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लगता है और नीचे की डायरेक्शन में mg लगता है। ठीक है, तो हम यहां से देखने वाले हैं कि जब भी हम कोई अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, जब भी हम कोई अप्लाइड फोर्स इस पे लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फिर बाद में जो फ्रिक्शन होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा है कि आपने अप्लाइड फोर्स लगाया है तो पीछे वो उतना का उतना फोर्स लगाता रहेगा, फिर आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो वो भी बढ़ जाएगा, फिर आपने बढ़ाया, अगर वो इसकी लिमिटिंग खत्म हो चुकी है, इसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, मैक्सिमम आ चुका है, उसके बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये जो एफ दिख रहा है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है, म्यू एस इंटू एन से। कैसे आती है, म्यू एस इंटू एन से। म्यू एस क्या है, सरफेस पे डिपेंड करने वाला एक कोफिशिएंट है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। क्लियर है, बात करें आगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और बाद में हम यहां से आज बात करेंगे इस ग्राफ की। ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ग्राफ पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है, किस किस के बीच में, फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में कौन सा ग्राफ यहां से लगेगा। तो बात करते हैं पहले कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसा बोला जा रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो ये है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या बच्चों, ये है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई आपको समझ में आया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो रुकी हुई चीज पे लगेगा, उसी चीज पे लगेगा जिसकी टेंडेंसी मोशन की बन रही है। कितना लगेगा, जितना हमने अप्लाई किया उतना का उतना क्या लग जाएगा पीछे। लेकिन अगर मान लो कि लिमिटिंग जितना ही अप्लाई कर दिया तो बस उसके बाद में फिर वो क्या करेगा, चल पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज द पीक वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, जस्ट बिफोर मोशन इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट ओवरकम व्हेन ऑब्जेक्ट इज द वर्क ऑफ स्लाइडिंग बट हैज नॉट येट स्टार्टेड मूविंग। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक कौन सा लगता जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता जा रहा है। जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा पिक्चर में कौन आ जाएगा, यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अपोजेस मोशन है, लाइक ऑल फ्रिक्शन फोर्सेस क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। मैं कहूंगा रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के, एंड टेंजेंशियली होता है सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो कांटेक्ट में सरफेस होती है उनके टेंजेंशियल ही होता है, मतलब उन्हीं के साथ, उसी के प्लेन में होता है, उसके परपेंडिकुलर नहीं होता है कभी फ्रिक्शन। जैसे स्लाइड करेगा उसी के टेंजेंशियली फॉर्म में ही उसकी डायरेक्शन आने वाली है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स यहां से इस ग्राफ की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ आपको बताता है फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच का रिलेशन। फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच का रिलेशन। अब अगर आप इस रिलेशन को इस डायग्राम से समझें, अगर आप इस रिलेशन को इस डायग्राम से समझें तो यहां पे मान लो m एक मास है और आपने यहां से अप्लाइड फोर्स लगा दिया है। ठीक है, F एक्सटर्नल क्या लगा दिया है, F एक्सटर्नल या फिर F अप्लाइड फोर्स लगा दिया है। अब यहां से अगर आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो तो आपको पता है साफ साफ कि जो पीछे की ओर है वो क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो होगी म्यू एस इंटू एन। क्या होगी, म्यू एस इंटू एन। क्लियर है, तो जब आप F एक्सटर्नल को बढ़ाते जाओगे, F एक्सटर्नल को बढ़ाते जाओगे तो ये जो पीछे की ओर लगने वाला फोर्स है ये भी बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है भैया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो सेट रही होगी ना। अभी इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू तो होगी। मान लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है, 10 न्यूटन है। तो आप 10 न्यूटन तक अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वापस आपको उतना ही फोर्स वापस देगा। कैसे, आपने F एक्सटर्नल लगाया 2 न्यूटन तो उसने वापस आपको 2 न्यूटन दिया, आपने 3 न्यूटन लगाया 3 न्यूटन दिया। भाई 10 न्यूटन से पहले ये हिलने वाला नहीं है। क्लियर है, 10 न्यूटन से पहले ये हिलने वाला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन फिर लग रहा है पीछे की ओर। आप कहोगे सर फ्रिक्शन तो चीज रुकी हुई अभी कैसे लग रहा है। अरे भैया फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है और रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रुका हुआ है तो भी फ्रिक्शन लग रहा है, यही तो है खेल। यहां से दबाया और ये पीछे लगने लगा, 5 से दबाया तो पीछे 5 लगने लगा, 8 से दबाया तो पीछे 8 लगने लगा। क्लियर है, अब आपने 10 से दबाया तो ये 10 भी लग गया, 10 से दबाया तो 10 भी लग गया, लेकिन आपने जैसे ही 10 से ज्यादा दबाया अब ये 10 लगना भी बंद हो गया, 10 से भी कम हो गया, लगा 10 तक और उसके बाद फिर बंद हो गया, मतलब कम हो गया। क्लियर है, तो देखो आप इस ग्राफ में देखो, आप जैसे ही यहां से अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हो
फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है। अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है, बढ़ाते हो बढ़ता है, बढ़ाते हो बढ़ता है, यहां तक जाने तक बढ़ता है, यहां तक जाने तक बढ़ता है। ये आ गया मैक्सिमम, ये आ गया भैया मैक्सिमम, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यहां से अब घटेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहां से घटेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार घटके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट हो जाने से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो रोल में आ जाएगा। कौन रोल में आ जाएगा, चीज चल पड़ी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। किसका रोल शुरू हो गया है, काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल शुरू हो गया है। होप सो यहां तक आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या यहां से दूसरी स्लाइड है। बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। बहुत सारे टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, उन्हीं की बात अब करने वाले हैं, ठीक है। तो बात यहां से शुरू कर देते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत सारे टाइप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया है, वापस वही है, कोई नहीं, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहां से देखना है कि जो फ्रिक्शन है वो कितने टाइप का है। देखो, एक तो आप ये देखो स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक है अपना स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक है अपना रोलिंग फ्रिक्शन, एक है अपना फ्लूइड फ्रिक्शन। आपको मोटा मोटी कितने टाइप के फ्रिक्शन ध्यान में रखने हैं, 4 टाइप के, ठीक। स्टैटिक, स्लाइडिंग मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग मतलब जब कोई चीज रोल होते हुए चलती है, गुड़ती है मतलब गुड़कती है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। और फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब यहां से होगा कि जब वो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में, फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जब फ्रिक्शन लगता है तो उसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है, या उसे एक दूसरा नाम भी देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, विस्कस फोर्स, जो फ्लूइड के लेयर्स के बीच में लगता है। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहले भैया स्टैटिक फ्रिक्शन देख लो। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन बताया है मैंने आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन बताया है, कैसे बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया यहां से क्या लगा रहे हो आप, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, यहां मोशन हो नहीं रहा तो पीछे की ओर फोर्स लगेगा। पीछे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, द फोर्स दैट प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके टेंडेंसी को क्या करेगी, अपोज करेगी। इट होल्ड द ऑब्जेक्ट इन प्लेस अंटिल द अप्लाइड फोर्स इज स्ट्रांग इनफ टू ओवरकम इट। तब तक रोक के रखेगी जब तक आप उसके उतना का उतना फोर्स ना लगा दो जिससे वो चल पड़े, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोला जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोला जाता है। द फोर्स दैट opposes द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट स्लाइड्स ओवर अनदर सरफेस। जब ये दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है तो इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। जनरली वीकर देन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लो डाउन ऑब्जेक्ट वंस दे आर इन मोशन। अगर एक बार वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है तो उसके ऊपर धीरे धीरे काइनेटिक फ्रिक्शन लग के और उसको क्या कर देगा, रोक देगा, क्लियर। ये देखो, यहां से देखो, ये फोर्स लग रहा है यहां से और ये नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है तो ये फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है, तो ये आपका क्या हो गया भैया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया या काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज रोलिंग सच एज अ व्हील और अ बॉल, दिस इज वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ये बहुत कमजोर फ्रिक्शन है, क्योंकि रोल करते हुए चीज को यहां से रोक पाना फ्रिक्शन के लिए बस की बात नहीं है, क्लियर है। उसे तो कोई आगे लगा करके ही रोक सकते हैं, फ्रिक्शन से तो उसको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई किसी चीज ने किसी यहां पे कांटेक्ट एंगल के ऊपर किसी भी हॉरिजॉन्टल के ऊपर, या मान लेते हैं किसी भी, अगर हम बैंक से किसी एंगल पे उठे हुए इंक्लाइन प्लेन पे अगर वो रोल कर रहा है, गिरता जा रहा है, तो फिर यहां से लुढ़कता जा रहा है, तो बात यहां से ये होगी कि भैया रोलिंग फ्रिक्शन, रोल कम होगा, मतलब कम लगेगा बिटवीन सॉलिड्स एंड वे रोलिंग। वाई रोलिंग ऑफन इज इजियर देन स्लाइडिंग, इसलिए बोलते हैं कि जो स्लाइडिंग से आसान है क्या करना, रोल करना, स्लाइडिंग से क्या है, आसान है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आप लोगों को रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां से ये रोल कहां कर रही है, आगे कर रही है, और फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे लग रहा है। जबकि एक्चुअली होता क्या है, देखो, जब भी कोई किसी चीज को अगर आप रोल करते ही देख सकते हैं, तो अगर मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल कर रही है तो ये वाला पॉइंट किधर रोल कर रहा है, पीछे रोल कर रहा है, तो फ्रिक्शन इस पे कहां लगेगा, हमेशा आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये आगे करता हुआ जा रहा है तो इस पॉइंट पे रोक के देखेंगे तो ये रोल कहां कर रहा है, पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, आगे लगेगा, क्लियर है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को। अब आप देखोगे कि आगे लगेगा तो ये रोक क्यों देगा,
ठीक है, आगे लगेगा तो रोक क्यों देगा, लेकिन जितना ये पीछे लगेगा उतना का उतना ये आगे लगता जाएगा, इसलिए धीरे 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 क्या कर देगा, इसको ये रोक देगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? आगे देखते हैं। देखो बहुत सारे जो मेन टाइप हैं, 4 टाइप है वो हमने देख लिए। 4 मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर स्टैटिक, रोलिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब लिख लिया हमने, देख लिया। मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, कांटेक्ट, रोलिंग फ्रिक्शन, opposes द मोशन ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हील्स, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, और ये सब चीजें हैं हमारे पास घुल मिला के, बात यही है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन देख लीजिए आप। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये सिंक नहीं है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो मोशन का अगर इस डायरेक्शन में है तो इस पे वाटर जो ये फ्लूइड जो कांटेक्ट में है बॉडी के, उस टाइम उस पे फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे की ओर लग जाएगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट पे भी होता है फ्रिक्शन, और कोई जो लेयर्स होती है फ्लूइड की उनके बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसे विस्कस फोर्स या एक फिजिकल क्वांटिटी से जाना जाता है, जिसको आप लोग जानते हैं विस्कोसिटी के नाम से। क्लियर है? बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इजी है, बहुत इजी, लेकिन ध्यान से इसको समझना होगा आपको। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। देखो भैया, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। देखो थोड़ी सी ये लैंग्वेज हो जाएगी अजीब, लेकिन इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, इसको बिल्कुल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि मान लो मैंने यहां से एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया है, कितने एंगल पे उठा हुआ है, थीटा एंगल पे। एक इंक्लाइन प्लेन लिया है मैंने, कितने एंगल पे उठा हुआ है, वो थीटा एंगल पे उठा हुआ है। ये क्या बोला, ये बोला कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एंगल होता है किस किस के बीच में, नॉर्मल फोर्स के बीच में। किस किस के बीच में, नॉर्मल फोर्स के बीच में और रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मतलब इन दोनों का तो रिजल्टेंट होना चाहिए, इन दोनों का तो रिजल्टेंट होना चाहिए, और नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच में लगता है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट का। मतलब इसमें टोटल फोर्स कितने काम में आ रहे हैं, 3 काम में आ रहे हैं। एक तो कौन सा है, नॉर्मल फोर्स, और 2 एक साथ है, कौन कौन से, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट ऑफ एफएल एंड नॉर्मल, इसका रिजल्टेंट और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझाते हैं, देखो आप लोगों को कैसे समझाएंगे। थीटा के ऊपर हमने एक प्लेन देखा है कि इंक्लाइन है थीटा के ऊपर। ठीक है, अब सबको पता है भैया यहां से सीधा सीधा क्या लग जाती है, ग्रेविटी लग जाती है, सीधी सीधी क्या हो जाएगी, mg। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, यहां से आप मुझे बताओ, अगर भैया ये वाला एंगल थीटा बन गया है और यहां से 90 बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, बोलो, 90 माइनस थीटा बनेगा, बनेगा। ये थीटा बन गया, ये 90 बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा बन रहा है तो ये कितना बनेगा, बोलो, थीटा बनेगा। समझ में आ रही है बात? ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो ये टोटल तो 90 है ना, ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, तो यहां से देखो आप कि ये कितना बनेगा, थीटा। अब mg का, इस mg का जो एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो क्या आएगा, mg cos थीटा आएगा। क्या आएगा, mg cos थीटा। और इस mg cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा यहां से, नॉर्मल। कौन बैलेंस करेगा यहां से, नॉर्मल बैलेंस करेगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कौन बैलेंस करेगा यहां से, नॉर्मल। किसको, mg cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल। तो mg cos थीटा को, mg cos थीटा को किसने बैलेंस किया, नॉर्मल ने बैलेंस किया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो mg cos थीटा इधर लगा तो mg sin थीटा इधर लगा, क्योंकि mg के 2 कंपोनेंट हुए थे। ये समझो mg है, ये जो हमारा स्टाइलस है वो क्या है, mg है, इधर से थीटा एंगल है, तो ये क्या बना, mg cos थीटा, और यहां से ये क्या बना, mg sin थीटा। ये mg है तो ये क्या बना, mg cos थीटा, और ये क्या बना, mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा इधर लग रहा है। तो भैया जब mg sin थीटा इधर लग रहा है और ये नीचे की ओर अगर स्लाइड करने की टेंडेंसी में है, अगर स्लाइड नहीं कर रहा है, ये मान लीजिए कि स्लाइड अभी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो स्लाइड अभी नहीं कर रहा है, तो पीछे की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा,
फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो वाला फोर्स और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स और जो नॉर्मल का जो फोर्स होगा और उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, लिखा हुआ है ना देखो, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स एंड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है Fl, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है Fl, और ये है आपका नॉर्मल। तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे सेट है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे सेट है। तो 90 डिग्री पे सेट है तो ये वाला एकदम बीचों बीच 45 डिग्री से 45 डिग्री से इसका रिजल्टेंट आएगा, नहीं आएगा? वेक्टर समझते हो थोड़ा बहुत, आएगा। तो इसका ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है इन दोनों का, ये नॉर्मल से कितने एंगल पे है सोचो? अरे नॉर्मल से तो ये तो थीटा एंगल पे ही है, सोचो। आई कुछ बात समझ में? थीटा की शुरुआत कहां से करवाई थी? यहां से करवाई थी। ये थीटा था, ये क्या बना छोटा वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा यहां से थीटा। अब हमारा जो एंगल है, हमारा जो एंगल है वो है नॉर्मल और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो भैया ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या ही बनेगा, यहां से थीटा ही बनेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? क्लियर है? तो ये वाला एंगल यहां से क्या बन रहा है, थीटा। बोल रहा है देखो, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स एंड द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स की जो बीच का एंगल बनेगा वो आपका क्या बनेगा, यहां से थीटा बनेगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो देखो ये जो है, ये और ये एक ही चीज है ना, ये और ये एक ही चीज है। इसको ऐसे समझो, देखो ये ऐसे है सीधा, है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उससे जो ये एंगल बनेगा वो फिर से क्या बन जाएगा, थीटा। क्लियर है? अब देखो, अब आप यहां से ये देखो कि जो ये थीटा एंगल बनेगा, अगर यहां से हम जो इक्वेशन लिखें तो mg sin थीटा किसके इक्वल होगा, f लिमिटिंग के। तो mg sin थीटा किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा किसके इक्वल होगा, f लिमिटिंग के। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर आप यहां से इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, इसे इक्वेशन 1 दे दें, इसे इक्वेशन 2 दे दें, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करें। अगर इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करें तो इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ है, mg sin थीटा। क्या लिखा हुआ है, mg sin थीटा। और यहां क्या लिखा हुआ है, mg cos थीटा। वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका FL अपॉन n के इक्वल, F लिमिटिंग अपॉन n के इक्वल। तो बोलो mg से mg तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या बन जाएगा यहां से, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या बन जाएगा यहां से, टेन थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। और यहां से FL का फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू s इंटू n अपॉन n। तो बोलो n से n भी कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, म्यू एस के इक्वल आ गया टेन थीटा। तो यही तो है कंडीशन। क्या है कंडीशन, क्या है? अब देखो मैं समझाता हूं आपको। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, इंक्लाइन प्लेन पे जो ये मास रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पे जो ये मास रखा हुआ है, ये मास इस इंक्लाइन एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि एंगल कितना ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है जिससे ये ब्लॉक इधर स्लाइड ना करे। भाई बिल्कुल हो तो अपने आप ही नहीं करेगा, फिर थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ा देते हैं तो हम देखते हैं हाँ अभी भी नहीं गिरा है, थोड़ा सा और बढ़ाया एंगल अभी भी नहीं गिरा है, थोड़ा सा और बढ़ाया गिर गया। तो बस वो कौन सा एंगल था जिसपे ये गिर गया नीचे, कौन सा ऐसा एंगल था जिसके बाद अब ये स्लाइड करेगा, कौन सा ऐसा मैक्सिमम एंगल है जिसके बाद ये सरफेस पे क्या करने लगेगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा। स्लाइड करने लगेगा तो mg sin थीटा वो आपके FL से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? mg का जो कंपोनेंट है sin थीटा वाला वो FL से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, स्लाइड करेगा। लेकिन ऐसा एंगल जब तक कि वो स्लाइड ना करे, ऐसा एंगल जब तक कि वो स्लाइड ना करे, तो जो ये थीटा डिफाइन था वो यही थीटा निकला, मतलब दोनों सेम निकले। इसीलिए इसे एंगल ऑफ रिपोज भी बोला जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज कोई दो टॉपिक नहीं है, ये दोनों एक ही टॉपिक है। लेकिन वो ऐसे बोला जाता है कि कौन सा मैक्सिमम एंगल जिसपे ये रुका रहे, चले ना, और एक कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर जस्ट चल जाए। तो वो जस्ट चल जाए और जस्ट रुका हुआ है, अब चलने वाला है, वो बात एक ही है, कंडीशन एक ही है। क्लियर? तो इट इज द एंगल रीच्ड व्हेन द बॉडी इज ऑन वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, जिसपे
स्लाइडिंग की वर्ज पे हो और मीनिंग दैट स्टैटिक फ्रिक्शन है रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। भैया अब स्लाइड करने वाला है, ये ब्लॉक स्लाइड करने वाला है, तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो mg sin थीटा के इक्वल हो गया है। आपका mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये मामला आपके हाथ से निकल जाएगा और ये चल पड़ेगा। होप सो यहां तक क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं यहां से नेक्स्ट स्लाइड की। क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए, लेकिन बात करते हैं पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा यहां से दो टाइप का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनता है। क्योंकि हमारे यहां पे जो सिलेबस में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन के आते हैं वो आते हैं आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन से और स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन में है। जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट काम में आता है, और अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू एस काम में आता है। इसलिए दो फॉर्मूले आप लोगों के लिए है यहां से, एक म्यू एस का है और एक किसका है, म्यू के का है। ठीक है, एक आपका म्यू एस का है और एक आपका किसका है, यहां से म्यू के का है। क्लियर? तो बात करते हैं यहां से आगे। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाह रहा है भैया कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए डायमेंशनलेस वैल्यू। पहली बात तो बोलना चाह रहा है कि डायमेंशनलेस वैल्यू है। ठीक है, डायमेंशनलेस होगी। दैट क्वांटिफाइज द रेजिस्टेंस टू मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स। इसको कैसे निकाला जाता है, रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द normal force. It indicates the grip between objects. A higher coefficient mean more resistance. Example, rubber on a road. इसलिए टायर किसके बनते हैं, रबर के बनते हैं, ताकि जो उनके फ्रिक्शन क्या रहे उनके बीच में अच्छा खासा रहे, इसलिए फिसले ना। While a lower one means less resistance like ice on ice. अगर आइस पे रख दोगे तो वो एक लेस फ्रिक्शन वाला काम हो गया, लेकिन अगर आप रबर को देखते हो तो वहां पे जो वो फोर्स होगा, वो रबर जो रोड पे होगा, वो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा है कि mg नीचे है, इधर से mg cos थीटा है, ये एंगल बेटा थीटा बनता है। देखो ये वाला एंगल थीटा बनता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बनता है, थीटा बनता है। और यहां से सीधा निकल करके जाता है, यहां से सीधा निकल कर जाता है, तो ये भी क्या बनता है, आपका थीटा बनता है। वही चीजें हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो ऊपर रखो, नॉर्मल रिएक्शन नीचे रखो। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऊपर रखो, नॉर्मल रिएक्शन नीचे रखो, ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मिलेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकालना चाहते हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन की ऊपर वैल्यू रखो और नॉर्मल वैल्यू नीचे रखो। नॉर्मल बराबर क्या होगा, mg के होगा। नॉर्मल लगभग किसके हमेशा इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। होप सो यहां से ये वाली स्लाइड भी आप लोगों को क्लियर हुई होगी। बात करते हैं यहां से क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए न्यूमेरिकल टाइप का जेई का क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही ठीक क्वेश्चन है। बात करते हैं यहां से फर्स्ट क्वेश्चन की। A suitcase is gently dropped on a conveyor belt moving at 3 मीटर पर सेकेंड। ये बोल रहा है कि कन्वेयर बेल्ट जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एक कन्वेयर बेल्ट जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, अब 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और हमने उसके ऊपर क्या कर दिया है, एक मास या सूटकेस जो है वो जेंटली क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। तो एक काम करते हैं, हम ये कन्वेयर बेल्ट बना लेते हैं, यहां से ये कन्वेयर बेल्ट बना लेते हैं। हमने ये कन्वेयर बेल्ट बना लिया। ठीक है, और यहां पे हम हमारे एक मास m को, यहां से हम हमारे मास m को जेंटली क्या कर देते हैं, ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जैसे इस पे मास जेंटली ड्रॉप करेंगे, मास उसके जो कन्वेयर बेल्ट है वो उस कन्वेयर बेल्ट उस मास को अपने साथ लेकर के जाने की कोशिश करेगा, साथ लेकर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो जो होगा उसकी टेंडेंसी क्या है, रुकने की टेंडेंसी, क्योंकि उसका इनर्शिया रेस्ट में था शुरू में, तो वो भी रेस्ट में रहना चाहेगा। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, पीछे की ओर ड्रैग करता जाएगा, पट्टा आगे भागता जाएगा, वो थोड़ा नीचे की ओर पीछे की ओर ड्रैग करता जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहां से जब वो बेल्ट के साथ धीरे धीरे बेल्ट के साथ चलने लगेगा, बेल्ट के साथ चल रहा है लेकिन थोड़ा पीछे छूटता जा रहा है, बेल्ट थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है, जो ब्लॉक है थोड़ा वो पीछे छूटता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी टेंडेंसी क्या है, आगे जाने की है। धीरे धीरे वो आगे जाता उस बेल्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो बेल्ट के साथ जुड़ जाएगा तब की बात करेंगे। तो बेल्ट के साथ जब जुड़ेगा तो आप ये कह सकते हैं कि उसका जो रिलेटिव मोशन है वो खत्म हो चुका है।
क्लियर है? अगर ये यहां पे इस बेल्ट के साथ ही चलने लगेगा तो बेल्ट पे अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको बेल्ट के साथ ही आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ क्या करेगा, ड्रैग करेगा, बेल्ट आगे भाग जाएगा। क्लियर? इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, जो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का एंड बेल्ट का एंड सूटकेस का, जो ये सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.5। आप लोगों के दिमाग में आएगा ये कौन सा वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला है या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन वाला है? देखो अभी तक रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसका मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही आप लोगों को, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही आपको दे रखा है। ठीक है, रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में कैसे हो सकता है? रेस्ट में तो तब होगा वो बेल्ट के हिसाब से जब वो बेल्ट की स्पीड से चलने लगे साथ साथ। अभी तो बेल्ट तो क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, बेल्ट क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, वो कहां छूट रहा है, चल तो वो भी रहा है, थोड़ा थोड़ा बेल्ट के साथ तो चल रहा है। देखो ये बेल्ट के साथ तो चल रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, पीछे छूट रहा है। तो ये यही बोल रहा है कि भैया कितनी दूर जाने के बाद बेल्ट के साथ रुक जाएगा, बेल्ट के साथ चिपक जाएगा, कितनी दूर जाने के बाद बेल्ट के साथ चिपक जाएगा। सवाल आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, ब्लॉक है, कन्वेयर बेल्ट पे डाला है, कन्वेयर बेल्ट कितने मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से बेल्ट आगे चल रहा है। ठीक है, बेल्ट आगे चल रहा है, तो ये बेल्ट रखते ही बेल्ट के साथ तो चलेगा, लेकिन ये क्या करेगा, पीछे की ओर भी क्या करेगा, ड्रैग करेगा, पीछे की ओर भी क्या करेगा, ये ड्रैग करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो हमसे पूछ ये रहा है कि कब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो भैया यहां से मान लेते हैं इसका मास mg है, तो इस पे मास इसका m है, तो एक mg फोर्स लगेगा, नीचे की ओर एक n फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, मोशन तो इस डायरेक्शन में है तो n इक्वल तो mg होना ही है, बिल्कुल n इक्वल तो mg होना ही है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन। कितना होता है फ्रिक्शन फोर्स? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.5, मतलब 1/2। एन कितना है? mg। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया यहां से? फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? फ्रिक्शन फोर्स हो गया भैया यहां से mg/2। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया यहां से? mg/2। अब आप मुझे बताओ इस पे फ्रिक्शन फोर्स ही तो लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से तो आगे जा रहा है। अब अगर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आगे कैसे जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे जाता है, मोशन तो आगे कर रहा है। देखो आप समझे नहीं, जैसे ही ये बेल्ट पे आया और बेल्ट इसके साथ हल्का हल्का चलने लगा, थोड़ा थोड़ा पीछे ड्रैग करने लगा, मान रहा हूं मैं, लेकिन ये बेल्ट के साथ चलने की वजह क्या है? चलने की वजह क्या है? फ्रिक्शन ही। कैसे है फ्रिक्शन? कैसे है चलने की वजह? कैसे फ्रिक्शन होगी? यहां से देखो फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगा, यहां से फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा भैया पीछे। कहां लगेगा फ्रिक्शन? इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जैसे ही कन्वेयर चलते हुए बेल्ट के ऊपर मास m रखा जाएगा, उस मास की टेंडेंसी रुकने की होगी कि नहीं होगी? कन्वेयर बेल्ट उसको आगे लेके जाना चाहता है कि मास की टेंडेंसी, मास की जो वो होगी टेंडेंसी होगी, वो कहां होगी? पीछे की ओर रुकने की होगी। तो पीछे की ओर रुकने की टेंडेंसी होगी तो उस पर फोर्स कहां लगेगा? आगे की ओर लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमें आगे की ओर दिख रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है? mg/2। तो क्या हम इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं? क्या हम इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल। एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? F/m। F कितना है? mg/2/m। इसका मतलब m से m कैंसिल आउट हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका? g/2। g ले लेते हैं 10, 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये जो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जब ये ब्लॉक रखा गया है तो इसके पास कितना एक्सेलरेशन है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे यहां से कि भैया कि इसको वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड लानी है, इसको 3 मीटर पर सेकंड इस बेल्ट के साथ घूमना है, तो 3 मीटर पर सेकंड में लाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या मान लेते हैं यहां से? 0 मान लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? 3 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन कितना हो गया भैया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हम टाइम निकालने के लिए मोशन की फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस at लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो v कितना हो जाएगा? 3। ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी? 0। a कितना हो जाएगा? 5। तो 3/5 सेकंड इसको लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? बोलो। 3/5 सेकंड इसको यहां से लग जाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले यहां से व्हाइट बोर्ड लेते हैं, है ना? नहीं चलो इसी में ही कर लेते हैं, अभी तो हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जगह, यहां कर लेंगे, है ना? ठीक,
तो बात कर रहे हैं यहां से कि टाइम लगेगा 3/5 सेकंड, मतलब 3/5 सेकंड के अंदर ये इसके साथ चलने लगेगा, ये इसके साथ चलने लगेगा। तो ये बोल रहा है कि जब साथ चलने लगेगा तो कितनी दूर चला जाएगा, तब तक ये बेल्ट नहीं ब्लॉक कितनी दूर चला जाएगा, मतलब कितनी दूर जाने के बाद ये साथ चलने लगेगा। मैंने कहा ना, जैसे ही कन्वेयर बेल्ट पे ब्लॉक डाला, कन्वेयर बेल्ट क्या करने लगा, आगे चलने लगा, ब्लॉक ड्रैग करने लगा पीछे की ओर, क्योंकि उसकी टेंडेंसी रुकने की थी, तो रुकने की टेंडेंसी को फ्रिक्शन फोर्स ने आगे बढ़ाया और उसके साथ मिलाने की कोशिश करी बेल्ट के साथ, और थोड़ी देर बाद में बेल्ट के साथ चलने लगा 3 मीटर पर सेकंड से। कितनी देर बाद में चलने लगा? 3/5 सेकंड के बाद में। अब हमें यही निकालना है कि भैया जो बेल्ट है वो कितना चल जाता है और जो ब्लॉक है वो बेल्ट के रेस्पेक्ट में कितना चल जाता है। ठीक है, तो बेल्ट कितना चल जाता है और जो ब्लॉक है वो कितना यहां से चल जाता है। तो देखो बेल्ट तो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, बेल्ट तो 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो 3 मीटर पर सेकंड से अगर बेल्ट चलेगा तो बेल्ट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, बेल्ट इस टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 3, टाइम कितना है? 3/5, मतलब 9/5 मीटर। 9/5 मीटर यहां से 9/5 मीटर यहां से बेल्ट चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर बेल्ट इतना चलेगा तो ये ब्लॉक कितना चलेगा? अगर ये बेल्ट इतना चलेगा तो ब्लॉक कितना चलेगा? तो ब्लॉक की भी निकालनी पड़ेगी। तो ब्लॉक की निकालोगे तो एस ब्लॉक की निकालोगे तो S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, जिसमें यू तो आप बेल्ट उसका ब्लॉक का क्या कर दोगे? 0 कर दोगे, तो हाफ ए मतलब ए कितना है? 5। टी स्क्वायर का मतलब कितना है? 9/25। क्या हो जाएगा? 9/25। तो यहां से कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा आपका 9/10, मतलब 0.9 मीटर। क्लियर है? तो ब्लॉक आपका कितना चल जाएगा यहां से? 0.9 मीटर। तो 0.9 मीटर तक आपका ये यहां से ब्लॉक चलेगा। होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन ए ट्रक। एक ट्रक है भैया, ठीक है, ट्रक है एक, ट्रक के ऊपर मान लेते हैं एक मास रखा हुआ है, ठीक है। कितना केजी है? 1 kg का मास रखा हुआ है एक ट्रक के ऊपर। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6। जो म्यू एस है आप लोगों को कितना गिवन है? 0.6 है। आप समझ जाएंगे कि जब ट्रक के ऊपर रखा हुआ है, मास रखा हुआ है, तो वो मास अभी हिल नहीं रहा है, वो ट्रक के रेस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा रोल में आ जाएगा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन विद रेस्पेक्ट टू ट्रक रोल में आ जाएगा, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही करेंगे इस क्वेश्चन को। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कितना है भैया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ट्रक का है, अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ट्रक का है, तो मास m का या मास 1 kg का भी एक्सेलरेशन तो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या यहां से फोर्स जो लगेगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल लगेगा, जो किया जा सकता है। क्या होता है? m कितना है? 1, a कितना है? 5, मतलब 5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है इस पे, इस ट्रक के एक्सेलरेशन की वजह से। इस ट्रक के एक्सेलरेशन की वजह से 5 न्यूटन का जो फोर्स है इस पे क्या है? अप्लाइड है। 5 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाइड है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जैसे ये ट्रक इस पे चलेगा, इसकी टेंडेंसी किधर होगी? मूव करने की टेंडेंसी किधर होगी? इधर होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आगे की ओर लगेगा। समझ में आ रही है बात? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आगे की ओर लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स भैया अगर आगे की ओर लगेगा तो ये पूछना चाह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना। कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भाई अगर यहां से आप, अच्छा, इसका जो म्यू एस दे रखा है, इससे अगर हम चाहें तो यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। बोलो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन होती है। एन क्या होता है? mg, तो 0.6 इंटू m1 g10, मतलब कितना हो गया? 6 न्यूटन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है? फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन लग सकता है। लेकिन अप्लाइड कितना है? बोलो अप्लाइड कितना है? अप्लाइड तो है 5 न्यूटन। तो आप मुझे बताओ, जब अप्लाइड आपका 5 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन थोड़ी लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन तो क्या है? मैक्सिमम है। तो कितना लगेगा? अगर आपने इधर से 5 लगाया तो वापस कितना लगेगा? वो 5 न्यूटन ही लगेगा। होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल भी समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और आप बहुत सारे टॉपिक्स पे नॉलेज गेन करना चाहते हैं, काइंडली आप यहां से मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।